हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मास्टर क्लास। आज हम लोग सीटेट का पार्ट सोशल साइंस से डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 4 है और ये एग्ज़ाम जो है 28 दिसंबर 2021 को हुआ था। सीटेट क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोशल साइंस का 3 वीडियो और चैनल पर है और ये चौथा वीडियो है, तो उसको आप लोग जा करके देख लीजिएगा। चलिए, ये 30 क्वेश्चन रह गए थे, उसको हम लोग देख लेते हैं, आज डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो सबके गांव में चुनाव होता है, आप लोग देखते ही होंगे। तो हर 5 साल में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, उसे ही ग्राम पंचायत का चुनाव कहते हैं। तो ये 5 साल में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? पुलिस थाना, जैसे कि हमारे हर जगह जो हमारा पोस्ट होता है, हमारे गांव के आसपास कोई ना कोई एरिया होता है, तो जहाँ पर पुलिस थाना होता है, तो वहाँ पे जो प्रभारी होते हैं, वहाँ पे जो इंचार्ज होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी गाड़ी जाती है, जीप कोई जाती है, तो उसमें लिखा होता है एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। उसको हम लोग कहते हैं स्टेशन हाउस अफसर। ठीक है, तो पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? तो उसका नाम है स्टेशन हाउस अफसर, उसको इंग्लिश में ऑफिसर भी कहते हैं। तो इसका आंसर ये पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराया? देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया था जो 2005 में आया था। उसमें पूछा गया कि इसने मतलब क्या क्या मुहैया कराया, क्या क्या इसमें एक्ट आया, क्या चीज़ें इसमें नई हुई हैं। तो वो हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है अल्पसंख्यक समुदाय को धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार। नहीं, वो हिंदू के लिए आया था और भारत में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है। हिंदुओं को छोड़ के बाकी जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये लोग अल्पसंख्यक हो सकते हैं, लेकिन हिंदू जो है हमारे भारत में अल्पसंख्यक नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, भारत में नहीं। भारत में हिंदू नॉर्मल है, बाकी सबको हिंदू को छोड़ के मुस्लिम और ईसाई वगैरह ये अल्पसंख्यक हैं। हिंदू एक्ट है, तो यहाँ पे अल्पसंख्यकों की बात नहीं की गई है, तो ये पहला गलत है। दूसरा, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो तीसरा देख लेते हैं, हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार। हिंदू मैरिज एक एक्ट भी है, तो वो अलग है। ठीक है, वो उत्तराधिकार मतलब होता है सक्सेशन, उत्तराधिकारी को हम लोग सक्सेसर बोलते हैं, और ये सक्सेशन एक्ट है, तो ये उत्तराधिकार से संबंधित होगा, विवाह से संबंधित नहीं। तो ये हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, तो ये तीसरा भी नहीं होगा। चौथा, पुरुषों को तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। तो इसमें तलाक की बात नहीं की गई है, बल्कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत ये है कि जैसे कि हमारा जो भारत देश है वो पुरुष प्रधान है, तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे हमेशा पुरुषों के लिए, पुरुषों के नाम पे सब कुछ होता है, घर के मालिक भी पुरुष ही होते हैं। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन में क्या हुआ था कि महिलाओं को भी पारिवारिक संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिया गया। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? जो हमारा संविधान है उसमें सबसे सर्वोपरि मतलब क्या है? तो हमारे देश में हमारा जो संविधान है वो सर्वोपरि है। लेकिन संविधान की भी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? तो किसके पास हम लोग जाएंगे? तो पहला, भारत के राष्ट्रपति। नहीं, राष्ट्रपति के पास हम लोग नहीं जाएंगे, के पास नहीं जाएंगे, तो पहला नहीं होगा। संसद के पास भी हम लोग नहीं जाएंगे। संसद जो है कानून बनाता है, और ये कानून सही है गलत है, कितना फायदे में है, कैसे क्या है, इसके लिए भी हम लोग न्यायपालिका में ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम होती है तो। और तीसरा है न्यायपालिका, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो न्यायपालिका है। अगर कोई भी बात आती है संविधान से रिलेटेड, आप लोग देखते होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे रोज नए नए केसेस आते रहते हैं संविधान में। जैसे केशवानंद भारती केस है, वो मूल अधिकार से रिलेटेड है, और ऐसे कई सारे केस हैं। कुछ राज्यों के केस जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं और हाई कोर्ट में भी जाते हैं। तो जो भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो न्यायपालिका को माना जाता है। न्यायपालिका जो कहेगा, जिस तरह से वो किसी बात को, संविधान का कोई बात है उसको वही समझाएगा, क्योंकि भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है और अंतिम निर्णय उसी का होगा। तो इसका तीसरा जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? जो एक अत्याचार निवारण मतलब
प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज, मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो पहले के निम्न वर्ग के लोग थे, अलग समुदाय के अलग जाति के लोग थे, उन्हें लोग नीच समझ करके बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे और बहुत ज़्यादा उन पे अत्याचार करते थे, मजदूरी करवाते थे तो पैसे भी सही से नहीं देते थे। तो इसी का एक अधिनियम आया, अधिनियम 1989। इसमें किसके लिए ये आया है? तो दलित एवं अल्पसंख्यक। तो दलित तो ठीक है, लेकिन अल्पसंख्यक के लिए ये नहीं आया है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, नहीं आदिवासी के लिए नहीं आया है, दलितों के लिए तो आया है। तीसरा है, नहीं, हाँ आदिवासी के लिए आया है लेकिन इसमें भी अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक नहीं होगा। अल्पसंख्यक यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, केवल अल्पसंख्यक है। ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो तीसरा है आदिवासी एवं दलित, यानी ट्राइबल्स एंड दलित। दलित को हम लोग एससी भी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, एंड ट्राइबल मतलब एसटी शेड्यूल ट्राइब्स। इसका जो आंसर हो जाएगा ये तीसरा हो जाएगा। जो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है वो आदिवासी एवं दलित लोगों के लिए आया था, इनके समुदाय के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार है उसे क्या कहा जाता है? देखिए हमारा जो भारत है वो संघवाद वाला देश है, संघ राज्यों का संघ है। तो देखिए कई कई जगहों पे, कई कई देशों में क्या है कि एक ही स्तर की सरकार है, यानी जो केंद्र में सरकार है वही जो है पूरे राज्यों में उसी की सत्ता है और उसी के हिसाब से सारी कार्य चल रहे हैं। लेकिन जो हमारा भारत है वो कई स्तरों में है, तो इसमें कई स्तर की सरकार है, केंद्र स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है, यानी सेंट्रल लेवल पर भी गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पर भी है। देखते होंगे मुख्यमंत्री होते हैं हर राज्य में, राज्यपाल भी होते हैं, और केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी होते हैं। तो जो इससे ऐसी सरकार जहाँ एक से स्तर सरकारें हों, एक से ज़्यादा, तो उसे हम लोग कहते हैं संघवाद। तो भारत में संघवाद वाला व्यवस्था है, फेडरल, तो उसे संघवाद कहते हैं। इसका जो 66 का आंसर चौथा है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ए है सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, ठीक है। जैसे सामाजिक न्याय, देखिए पहले के जो लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, जो दलित थे या शेड्यूल ट्राइब्स थे, ये लोग सिर्फ काम करते थे, लेकिन नौकरियों में पढ़ाई लिखाई से इन लोगों का दूर दूर से कोई नाता नहीं था। इन लोगों पे बहुत दबाव दिया जाता था, और जो भी खराब काम होते थे, मजदूरी तो ये लोग करते ही थे, नाली की सफाई ये सब चीज़ें भी करते थे, मतलब ये लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते थे। तो जब संविधान बना तो ये इन लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, क्योंकि ये लोग जो है बहुत पीछे जा चुके थे, सामान्य वर्ग से ये लोग बहुत पीछे थे। इन लोगों को साथ में लाने के लिए, सबका विकास करने के लिए इन लोगों के लिए आरक्षण का नियम बनाया गया। तो इसलिए ये ए जो है सही हो जाएगा, सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना। गवर्नमेंट जॉब में जो है कि रिजर्वेशन रहता भी है, आप लोग देखते होंगे जब जॉब आती है, वैकेंसीज आती है, तो उसमें जनरल की अलग होती है, ओबीसी की अलग, एससी और एसटी ऐसे आती है नौकरियां, जो भी हमें वैकेंसी देखने को मिलती है, तो उसमें कुछ सीटें रिजर्व होती हैं इन लोगों के लिए। दूसरा बी है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो ये भी सही है कि सरकार जो है, आप लोग देखते होंगे जब भी कुछ आता है बजट से रिलेटेड या कोई भी नया नया योजनाएं आती हैं, तो उसमें जो है क्या एक मजदूरी होगी, जैसे कि आप लोग देखते होंगे मनरेगा में जो लोग काम करते हैं तो कितनी मनी आती है, कितना पैसा आता है उन लोगों के अकाउंट में। तो मिनिमम क्या होना चाहिए वो कानून, मतलब है कि कम से कम इतना पैसा एक दिन में मजदूर को तो मिलना ही चाहिए। तो वही चीज़ है कि ये दोनों जरूरी है और ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित भी करती है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। तो इसका ए और बी दोनों ठीक है, इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। नई दिल्ली में जो भी आर्किटेक्चर बने हुए हैं उसमें एक शिक्षक अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसको क्या, किस तरह से मतलब डिस्कस करना चाहिए क्लास में। इस पे हम लोग पहला देखते हैं, कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, नहीं ये नहीं सही होगा। दूसरा, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, ये भी नहीं है। तीसरा है, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, नहीं कंपैरिजन तो नहीं करेंगे। चौथा है, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। 68 का चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। जो हिस्ट्री टीचिंग का जो शिक्षण है वो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? तो पहला है भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना। दूसरा, भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना। याद वाला जहाँ भी वर्ड आएगा वो ऑप्शन नहीं होगा। याद करने के लिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। रोट मेमोराइजेशन वगैरह जैसी चीज़ें जो है हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ देखिए इंग्लिश में मेमोराइजिंग लिखा है। जहाँ भी ऐसे ऑप्शन में जहाँ भी ये सब वर्ड आते हैं, रोट मेमोराइजेशन, मेमोराइजिंग, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऐसे ही गलत हो गया। तीसरा, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। तो सही बात है, जब भी हिस्ट्री पढ़ाया जाता है तो जो इस समय भी रिलेवेंट है उसको बताया जाता है। तो इसका जो तीसरा है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? जो करंट अफेयर्स हैं, जो डेली डेली पढ़ते हैं बच्चे, जो एग्जाम देते हैं वो भी पढ़ते हैं, लेकिन जब क्लास में कोई सोशल साइंस का टीचर है और वो कक्षा में बता रहा है क्लास में, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ए, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, ठीक है। बी, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, ये भी ठीक है। तीसरा है सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। देखिए क्लास में कोई ऐसी न्यूज हम लोग नहीं शेयर करते हैं या ऐसे डिस्कस नहीं करते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब कि सनसनी हो, सेंसेशनल हो, क्योंकि वो भी बच्चे हैं और इतनी एज नहीं है कि अपर प्राइमरी लेवल पर कि खूब इधर उधर की न्यूज फैला के यहाँ मर्डर हुआ वहाँ मर्डर हुआ ये सब बता करके और फिर बच्चों के अंदर टेंशन पैदा कर दे। तो तीसरा नहीं होगा, सनसनीखेज वाली खबर नहीं, जो हमारे देश से हमारे समाज से रिलेटेड है, जो जिससे बच्चे कुछ सीख सके, जैसे कि चिंतन कर सकें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का। तो ये पहला ए और बी, और इसका डी जो है मतलब बाहर की दुनिया से जोड़ा जाए बच्चों को, अधिगमकर्ताओं की मदद करना। बच्चे जो है सिर्फ क्लास में ना रहें बल्कि वो अपने जीवन से जोड़ सके, बाहर क्या क्या हो रहा है देश विदेश में और अलग राज्य में वो भी बच्चे जान पाए, समझ पाए। तो डी इसका है, ए बी, ए बी और इसका डी सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। ए, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, ठीक है ये सही है। बी, सभी सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, ये सही बात है कि बच्चों को, लर्नर्स को सिखाना चाहिए कि वो सभी का रिस्पेक्ट करें। तो ए भी सही है। सी, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। डी, यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, ये डी तो गलत है, ठीक है। डी जो है ये गलत है, हर तरह का अंतर असमानता की तरफ नहीं ले जाता है बल्कि ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो डी है वो गलत है। अंतर है इसका मतलब हर किसी की एक अलग विशेषता है, वो असमानता नहीं है, सबकी एक अपनी अलग विशेषता है। तो डी गलत हो जाएगा। तो इसका ए बी और सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 72 क्वेश्चन नंबर, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि ए, विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा में शामिल करें। तो सही बात है, कक्षा में कई तरह के बच्चे होते हैं, कई तरह की डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है, अलग धर्म अलग जाति के बच्चे आते हैं, अलग अलग शहर से आते हैं, कभी कभी किसी राज्य में दूसरे राज्य के बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके माँ बाप इधर उधर जॉब करते हैं। तो वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े बच्चे आ रहे हैं तो वैसा उदाहरण दें, कई एग्जाम्पल दें, हर धर्म से रिलेटेड दें, हर जात से, हर समुदाय से रिलेटेड, ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरह का एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं तो इससे कक्षा में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरण को कक्षा में शामिल करना चाहिए। तो ठीक है, ए सही है। और बी, केवल, तो देखिए केवल जहाँ आ जाता है वो वैसे भी गलत हो जाता है, और उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम क्लास में केवल उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेंगे जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं किसी एक समुदाय से, तो सिर्फ उसी से रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, बल्कि हर तरह का एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि कई कई संस्कृति के स्टूडेंट्स हैं। तो ए सही है, बी गलत है। और सी, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। तो ठीक है, ये सही है कि बच्चे अपने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो बच्चे क्लास में शेयर करते हैं। बच्चों का जो है डर खत्म होता है जब क्लास में अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। तो ए और सी सही है, इसका पहला ही ऑप्शन है ए और सी, और बी गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए।
पहला, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं। नहीं, ये तो गलत है। दूसरा, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। तीसरा, अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना। चौथा, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो देखिए, चौथा सही हो जाएगा इसका। जो भी बच्चा क्या सीख रहा है, आकलन का उद्देश्य ये होता है कि रोज-रोज बच्चा क्या सीख रहा है और क्या उसमें कमी रह गई है, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। मान लीजिए आज कुछ पढ़ाया गया तो आज हमने उस चैप्टर से क्या सीखा, फिर कल क्या सीखा, ये होता है आकलन। जो आकलन होता है वो हमेशा होता है, वो सिर्फ एक एग्जाम में सिर्फ नहीं होता है, बल्कि वो रोज होता है, डेली बेसिस पे होता है। कितना बच्चा एक्टिव है और कितना वो काम कर रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। फिर जो कमियां होती हैं उसको टीचर सुधारते हैं। तो ये 73 का जो है चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। इसका जो आंसर है वो सी ए जेम्स मिल द्वारा भारत का संविधान अवनींद्र, ये जो नाम रविंद्रनाथ नहीं है, अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है। तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। जो द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, इसका जो आंसर मुझे मिला है खोजने पे, ये पहला मिला है, सी ए बेली द्वारा लिखित एन इलिस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसका 74 का पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। इसका जो आंसर भी मुझे खोजने पे मिला है वो है दूसरा, रास सुंदरी देवीकृत आमार जीवान। ये हो सकता है कि नेट पे आप लोग खोजेंगे तो अलग तरह से इसका नाम दिखाएगा, और यहाँ पे अलग तरह से लिखा है। कौन सा सही है कौन सा गलत, ये आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है स्त्रियों की शिक्षा पर चर्चा करने के लिए, तो ये रास सुंदरी देवी कृत आमार जीवान, इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। जो भूगोल का टीचिंग होता है जियोग्राफी का, तो किन परिप्रेक्ष्यों का विकास करना चाहिए। तो ए संसाधन और संरक्षण, बी विकास और विस्थापन, सी विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, और डी मानव विकास। तो ये देखिए डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट जो है कि ये साइंस में होता है, तो ये ए और इसका ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए बी, ए सी डी नहीं है इसमें क्या। तो ठीक है, एक बार चेक करते हैं हम लोग। संसाधन और संरक्षण तो हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक, बी, बी मुझे नहीं लग रहा है। ए बी और सी, ए बी और डी, ए बी सी, ए बी नहीं, हाँ सी इसका नहीं होगा, चुनौतियां नहीं होगा इसका। ए, ए हो जाएगा और बी हो जाएगा, हाँ डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा। सी नहीं होगा, डी हो जाएगा। तो इसका ए बी और डी इसका आंसर हो जाएगा। चुनौतियां मतलब नहीं, चैलेंजेस नहीं पढ़ाने हैं, उनका मुद्दों का संसाधन और संरक्षण पढ़ाना है, विकास और विस्थापन और मानव विकास। तो इसका ए बी डी 76 का चौथा सही हो जाएगा। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। पहला, चर्चाओं को न्यूनतम रखना, ये गलत है। जो एक्टिव सोशल साइंस क्लासरूम होता है उसमें जो बच्चे जितना ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उसमें बच्चे प्रेरित होते हैं, तो ये गलत है। दूसरा, पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, नहीं, हमेशा हम लोग टेक्स्ट बुक पे केंद्रित नहीं होते हैं, तो ये दूसरा भी गलत है। तीसरा, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना। ऐसा नहीं है कि जो बताया गया उसको सुने हम, और जो टीचर और बच्चों ने शेयर किया है क्लास में और टीचर ने, तो उसी पे एकदम डिपेंडेंट रहे। नहीं, अपना भी दिमाग कुछ लगाना होता है, अपने भी एक्टिव रह के क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है। बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है क्लास में। तो 77 का जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। मतलब जब बच्चे किसी प्रोजेक्ट में किसी ग्रुप में शामिल होते हैं और ग्रुप में काम करते हैं, तो वो बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अपना भी दिमाग लगा के उस काम को करते हैं, तो उसमें ज़्यादा लर्निंग जो है एक अच्छे लेवल की लर्निंग होती है। तो चौथा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। बी, प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो ठीक है, इसका ए और बी और सी तीनों सही हो जाएगा। ये सही हो गया, इसका पहला ऑप्शन ही सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में
क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। ए, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। बी, संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई है। सी, लोगों व क्षेत्रों के जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो ये ए, बी, सी, इसमें मुझे तीनों सही लग रहा है, तो इसका भी आंसर जो है ए और बी और सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? देखिए, जब डॉक्टर अंबेडकर कोरेगांव जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पे क्या होता है कि टिकट शायद लेना होता है, तो टिकट या कोई सामान लेना होता है, तो वो जब उसको उस इंसान को पता चल जाता है कि ये निम्न वर्ग के हैं और ये दलित वर्ग के हैं, तो उसे अछूत मानते हैं सब, और डबल पैसा देने पर भी उनको सामान वो नहीं मिल स्टेशन पर वो टिकट या सामान नहीं मिलता है। तो इसमें क्या हमें इसमें पूछा गया है कि इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? जब शिक्षक ये कहानी सुना रहे हैं तो फिर बच्चों से पूछ रहे हैं कि मतलब पूछा उन्होंने कि मतलब आप लोगों को क्या लगा, उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा परिस्थितियों से अनुमान लगाना। मतलब कोई घटना घट रही है, आप सुन रहे हैं, तो मतलब आप गेस करेंगे कि मतलब हाँ ऐसी बात है इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया। मतलब कि उन लोगों ने पैसा डबल देने पर भी वो काम नहीं किया, टिकट नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि वो लोग अछूत जान करके भेदभाव कर रहे हैं। तो ये 80 का जो है दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? तो देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को या टॉपिक को हम लोग पढ़ाते हैं तो जितना ज़्यादा हम रियलिस्टिक जाएंगे उतना ज़्यादा बच्चों को सीखने में लाभ होगा। तो बहुत फ़ायदा होता है जब हम लोग, जैसे कि अगर जियोग्राफी है और हम लोग बच्चों को पेड़ पौधे ये सब चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, तो किसी वन में किसी जंगल में ले जाएंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, भ्रमण करेंगे तब एक्सकर्सन से। तो इसका जो है, थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो गया है, ठीक है, तो इसका जो है ये सही हो जाएगा। एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, तो दूसरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये यही है उस ईश्वर की महिमा इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा कहा यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने निगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? पहला, मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। दूसरा, मानवीय शुद्धता जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। ये सही बात है, जो मानवीय शुद्धता है हम क्या कर रहे हैं उससे निर्धारित होती है, और मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से। देखिए, हम क्या सोच रहे हैं जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा? तो हम जो काम कर रहे हैं इसका जो है, हाँ, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, तो ये तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। ए, पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। बी, अपने क्षेत्र राज्य और देश पर अध्ययन करना। सी, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। तो इसका जो है ए, बी और सी तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? तो परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, ये ठीक है, लेकिन वर्षा का वितरण नहीं होगा, तो ए, बी, सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाली फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो इसका जो है ए होगा, खनिज संसाधन, उद्योग और हमारे पृथ्वी के अंदर। तो इसका ए, बी और डी सही हो जाएगा। ए, बी और डी दूसरे ऑप्शन में, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। वनों का प्रकार का अगर हम लोगों को परिचय देना है तो उसके लिए सबसे बेटर क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहला ही हो जाएगा, विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना।
ठीक है, बच्चे अगर पास से अपने आँख से देखेंगे अपने सारे सेंसेस को यूज कर करके तो ये ज़्यादा सीखेंगे, तो पहला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 का, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। पहला, भूकंप के प्रकार। दूसरा, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। तो सही बात है, जब भी भूकंप पे चर्चा हो रहा है तो क्या क्या उस समय सावधानियां बरती जानी चाहिए, ये एक टीचर का काम है कि वो बताए। ठीक है, ताकि बच्चे जब भी इस चीज को, भूकंप को महसूस करें तो वो उस समय क्या क्या प्रिकॉशन है उसको ले, सावधानियां बरते। ये दूसरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। जो तवा बांध के लोग थे 1990 के दशक में, उन्होंने अपने अधिकार के लिए किस चीज के लिए लड़ा था, संगठित हुए थे वो लोग? तो ये मत्स्य पालन के लिए हुआ था, मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर के ये हुआ था। तो ये 88 का जो है दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, ये गलत है। यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। तो जो विविधता है वो किस चीज का प्रतीक है? तो इट एक्सेप्ट्स डिफरेंस एमंग पीपल। ओके, तो तीसरा इसका सही है। जो भी विविधताएं हैं हमारे समाज में उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी का जो लेक्चर है, तो जो डिस्क्रिप्शन है वो इसी चीज़ का सिंबल है, प्रतीक है कि यह लोगों के बीच विशिष्टता को स्वीकारता है। जो अलग अलग तरह के लोग हैं उसको इज्जत देना चाहिए, उसको समझना चाहिए। सबके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको अप्रिसिएट करना चाहिए और उस बात को समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। तीसरा इसका सही हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है 90। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला, भारतीय जनता का एक छोटा सा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता है। तो ये सही है, कर सकता था। तो ये सही है कि पहले जब स्वतंत्र नहीं हुआ था भारत, उससे भी पहले कुछ कुछ स्पेशल, कुछ अलग पर्टिकुलर लोग ही वोट कर पाते थे, छोटा सा हिस्सा। तो वो ये सही है। दूसरा है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। ये भी सही है। तीसरा है, भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। तो तीसरा भी सही है। चौथा जो है इसका गलत है, क्योंकि जो भारत का आम चुनाव हुआ था 1950 में नहीं हुआ था, वो 1951-52 के बीच में हुआ था, 25 जनवरी 1951 ऐसे कुछ। तो ये जो है गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके पहले जो है 3 वीडियो हैं सोशल साइंस के, वो सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है। 2019 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉरी 2019 के नहीं, 2022 के हैं। 2019 के भी कुछ पेपर होंगे, शायद 2021 के हैं। और जो नहीं होगा वो पढ़ जाएगा। इंग्लिश का भी है, मैथ्स का भी है, हिंदी का भी है चैनल पर, और सीडीपी है, सोशल साइंस है, साइंस स्ट्रीम का भी है। तो आप लोग जा करके चैनल पर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।